बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। Take a cardboard box, tie thick string to its two sides and keep it on a smooth table as shown in figure 3.4. अब यहाँ पर एक क्या लिया है, कार्ड बॉक्स, बराबर। उसके बाद यहाँ स्ट्रिंग दिखेंगी तुमको, है क्या, डोरी, और इसको एक स्मूथ टेबल के ऊपर प्लेस करे वाला है, बराबर। Take the strings on both sides of the table. और जो स्ट्रिंग है देखो, टेबल के उस साइड भी है और टेबल के इस साइड भी है, दिख रहा है ना, दोनों तरफ स्ट्रिंग है। Tie weighing pens of equal masses to the two ends. अब टाई विंग पेन्स ऑफ इक्वल मासेस। अब यहाँ जो ये दिख रहे हैं तुमको, ये पेन है, क्या है, पेन्स है ना, यानी वो तराजू जो रहता ना, तो दो सरीखे माप के दो तराजू दो साइड से लगाए ले। Keep equal masses in the both of pens. और इसके अंदर मास रखेला है क्या। अब ये दोनों मास कैसे रखने के, इक्वल यानी क्या, सरीखे। The box does not move on the table. हाँ, और बॉक्स को हलने देने का नहीं। It more mass is kept if in one of the pens than in the other. The box starts moving in the direction of that pen. अब ये दोनों को अगर हमने सरीखा रखे तो बॉक्स सरकेगा नहीं, लेकिन एक पेन में का अगर वज़न हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, बॉक्स उधर सरकेगा, किधर, जिधर ज़्यादा वज़न है उस डायरेक्शन में बॉक्स सरकेगा। Equal gravitational force acts on the both of the pens when equal masses are kept in them. यानी दोनों तराजू में अगर हम सरीखा वज़न रखते हैं तो उस पर एक्ट करने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। कब रहेगा इक्वल, अगर दोनों इसमें मास सरीखा है, यानी जब जितना, अगर कोई भी दो पेन्स के अंदर मास अगर इक्वल है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता वो कैसा रहेगा, इक्वल। यानी इसे हम दिस मीन्स बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द ऑपोजिट बॉक्स with effective force equal to 0 as these are acting in opposite direction. अब ये जो दोनों इसमें अगर वज़न सरी करा तो डेफिनेटली उनमें का ग्रेविटेशनल फोर्स सरीका है, और ग्रेविटेशनल फोर्स सरीका है, इसका मतलब जो बैलेंस्ड फोर्स है बॉक्स के ऊपर काम कर रहा है, ओके फिर। और ये बैलेंस फोर्स का एक वैशिष्ट्य है कि इसका जो इफेक्टिव फोर्स निकाले हमने, तो इफेक्टिव फोर्स कैसा आएगा, 0। यानी दोनों का फोर्स सरीका है, दोनों का फोर्स कैसा है, सरीका, दोनों पे इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर रहा है, इसलिए नेट फोर्स यानी क्या, इफेक्टिव फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। और ये इफेक्टिव फोर्स इसलिए 0 है क्योंकि ये दोनों का जो सेम फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता, आ रहा समझ में, विरुद्ध दिशा में काम कर रहा फोर्स। On the contrary, if more mass is kept in one pen than in the other, the box starts moving in the direction of the pen without more mass. और अगर समझो मैंने ये वाले बॉक्स में और एक मास डाला तो क्या होगा, बॉक्स इधर सरक जाएगा क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा है ना, फिर दोनों का वज़न सरीका रहा क्या, नहीं, जिसमें ज़्यादा मास उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्ट करता, और इसलिए बॉक्स जिधर वज़न ज़्यादा रहेगा उधर वो डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। When unequal force are applied to the box of the two sides, an unbalanced force acts on the box, resulting in imparting motion of the box. और अब एक पेन में ज़्यादा वज़न है, दूसरे में कम है मास, इस वजह से क्या हो रहा, ये बॉक्स को क्या मिल गया, यहाँ पर मोशन मिल गया। और ये मोशन क्यों मिला, क्योंकि उसमें क्या तैयार हुआ, अनबैलेंस फोर्स। यानी बैलेंस फोर्स कब रहेगा, दोनों में मास इक्वल रहेगा, इक्वल मास रहेगा तो इक्वल क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और नेट जो इफेक्टिव फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, 0। ये सब किस में हुआ, बैलेंस फोर्स में। और अनबैलेंस फोर्स के अंदर हमने देखे कि अनबैलेंस फोर्स में हमने क्या करे थे, एक पेन में का मास क्या करे थे, इंक्रीज करे, और इसलिए बॉक्स का क्या हुआ, मोशन हुआ। Children playing tug of war
Pull the rope. pull the rope in their respective डायरेक्शंस। रस्सी खींचते, रस्सी खींच खेल रहता है, इधर 4-5 बच्चे, इधर 4-5 बच्चे रहते हैं, उसे टग ऑफ वॉर बोलने का, जिसमें रोप खींची जाती है। If the pull of the force is equal on the two sides, the rope does not move. अब दोनों तरफ अगर सरी की ताकत है, पुल अगर सरी का है, पुल सरी का यानी फोर्स सरी का है, फोर्स के साथ फिर बैलेंस है, बैलेंस फोर्स की वजह से रोप हिलेंगी क्या? रोप की मूवमेंट नहीं होंगी। If the force is more on one side, the rope move in that direction. और अगर फोर्स एक साइड में ज़्यादा है और एक साइड में अगर कम है, यानी एक साइड में ज़्यादा ताकत वाले बच्चे और दूसरी तरफ नहीं है, तो फोर्स जिधर ज़्यादा रहेगा उधर रोप की क्या होंगी? वो रस्सी खींची जाएंगी उधर। This means that Initially the two forces are balanced. The rope move in the direction of higher force when the force becomes unbalanced. यानी जब वो रस्सी खींचना चालू था तो दोनों तरफ से सरी का फोर्स लग रहा था। सरी का फोर्स है, इसका मतलब क्या है? बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स के टाइम में फिर रस्सी खींची जाएंगी क्या? नहीं। और अगर एक तरफ का फोर्स कम होता है और दूसरे तरफ का अगर फोर्स हाइयर होता है, तो जिधर हाइयर फोर्स रहेगा उधर रस्सी चल जाएंगी, बराबर। तो कौन सा फोर्स हुआ? अनबैलेंस, है ना। बैलेंस और अनबैलेंस में का फर्क लक्ष्य समझ में आ रहा? Let us see one more example. When big grain storage container is required to sit on the ground, it becomes easier if two persons push it rather than one person. When the force is applied by both in the same direction, the movement is easy. देखो, एक बिग ग्रेन स्टोरेज कंटेनर है। बिग ग्रेन स्टोरेज कंटेनर यानी एक जिसमें धान्य रखेला है, ऐसा अगर कोई एक कंटेनर है, गाड़ा है समझो एक अंदर, तो उसको अगर ढकलना है, तो अगर 2% ढकलते एक के बजाय, तो वो क्या हो जाता? ईजी हो जाता। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है सेम डायरेक्शन से अगर दोनों लगाएंगे तो मूवमेंट क्या हो जाएंगी? ईजी हो जाएंगी। You may have explained it. ओके, ठीक है, जरूर। If several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition act on that object. अब अगर बहुत सारे फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगाए जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो टोटल फोर्स अगर निकालना है तो ऑब्जेक्ट पर लगाए गए सभी फोर्स की हमें क्या करना है? एडिशन करना है। आ रहा है समझ में आपके? समझो, मान लो अगर ये कोई बड़ा सा पत्थर है और इसको ढकलना है, तो इधर से 1, 2 और 3 जने इसको क्या कर रहे? ढकल रहे। अब समझो पहला वाला जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है, समझो मैं लगाया, मैंने क्या लगाया? F1 लगाया। फिर निहाल चाचू ने जो फोर्स लगाया वो कौन सा है? F2। और तुमने जो फोर्स लगाया वो कौन सा था? F3। अब 3 जन मिल के हम क्या कर रहे हैं? इस पत्थर को ढकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? टोटल फोर्स निकालना है। अब देखो, इस साइड से कोई फोर्स लगा रहेगा, अपोजिट साइड से नहीं, हम सेम डायरेक्शन से लगा रहे और हम सब फोर्स लगा रहे। इसलिए अगर हमको इस कंडीशन में अगर नेट फोर्स निकालना है, क्या निकालना है? नेट फोर्स। अगर F निकालना है, ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस ऑब्जेक्ट पर जो सेम डायरेक्शन में लगाए जा रहे सभी फोर्स है उसकी क्या करना है हमें? एडिशन। यानी मैं क्या करूँगा? F1, F2 और F3, ये तीनों की मैं क्या करूँगा? एडिशन करूँगा। अब ये तीनों की एडिशन क्यों करा मैंने? क्योंकि ये तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन से लगाए गए थे। आ रहा समझ में? तो अगर नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, तो उस पत्थर पर लगाए गए सभी फोर्स की हम क्या करेंगे? एडिशन। If two forces are applied on one object in direction opposite to each other, a force equal to their differences act on the object. अब यही पत्थर है, मैं इधर से फोर्स लगा रहा F1 और तुम क्या कर रहे? इस अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे F2, बराबर। आ रहा समझ में? अब मैं ज़्यादा पावरफुल है, तो इसमें क्या हुआ? इस कंडीशन में जो मैंने F1 फोर्स लगाया वो F2 से क्या था? ग्रेटर था, ज़्यादा था, तुम्हारे फोर्स से ज़्यादा था। अब इसमें अगर मुझे नेट फोर्स निकालने का, नेट फोर्स यानी F निकालना है, तो
हाँ, नेट फोर्स अगर निकालना है तो ज़्यादा फोर्स किसका था, मेरा वाला था। तो F1 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, F2 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाए गए, अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर मैंने एडिशन क्यों किया, क्योंकि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाए गए, सेम डायरेक्शन। यानी फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगाए जाते हैं तो हमेशा उनका क्या करना चाहिए, एडिशन। और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका क्या निकलना चाहिए, डिफरेंस। यानी उनका क्या करना चाहिए, सब्सट्रैक्शन, फ़र्क निकलना चाहिए। आ रहा है समझ में? Force is expressed in magnitude and direction. हाँ, अब फोर्स जो है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड है। जैसे कि इसलिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, अब मैं तुम्हें दो प्रकार के क्वांटिटी समझाता हूँ। देखो, क्वांटिटी के दो प्रकार रहते हैं, एक रहती स्केलर क्वांटिटी और दूसरी रहती वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो है ना, उसका एक वैशिष्ट्य क्या है पता है आपको? स्केलर क्वांटिटी जो है ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड रहती है। क्या के ऊपर डिपेंड रहती है, मैग्नीट्यूड। जैसे कि कोई चीज़ है, उसका मास कितना है, 10 किलोग्राम। कितना है, 10 किलोग्राम। अब उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, इसका मास बदलेगा क्या, नहीं। यानी स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड है क्या, नहीं। सिर्फ किस पे डिपेंड है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है। तो मैग्नीट्यूड पे जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड रहती है उसको कौन सी क्वांटिटी बोलने का, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी बोलने की, स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटी जो है, अब क्या होता है मालूम है क्या, अब मेरा जो वेट है, मेरा क्या है, वेट, ये अर्थ के ऊपर कितना वेट है मेरा, 80 किलोग्राम है। कितना है, 80 किलोग्राम। ओके। और वही अगर मैं मून पे जाता हूँ, चांद पर जाता हूँ, तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 2 6 3 ज़ा ओके 13.5 किलोग्राम। तो मून पर मेरा वज़न कितना भरा, 13.5 किलोग्राम। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पर देखो, आप मास देखो, मास अर्थ पर जो मास है वही मून पर भी है। मास बदलता क्या, मास यूनिवर्सल है, मास बदलता क्या, नहीं। वो किस पे डिपेंड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। इसलिए मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेट जो है, अर्थ के ऊपर मेरा वेट कितना था, 80, और वही मैं चांद पर गया तो मेरा वज़न कितना आया, किलोग्राम। बदल गया ना, यानी डायरेक्शन बदल गई तो वेट बदल गया, इसलिए है ना। तो जो फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड है, मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन पर भी डिपेंड है। दो चीज़ों पर डिपेंड है। कौन से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये दोनों पर अगर डिपेंड है तो वो क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी बोलने का, वेक्टर क्वांटिटी। आप जो फोर्स है, फोर्स किस पे डिपेंड है, मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड है और डायरेक्शन पे। देखो, वेट भी एक किस्म का फोर्स ही है। अपना जो वेट रहता वो भी क्या है, फोर्स है ना। और उस फोर्स को हम ऐसे लिखते, देखो, फोर्स इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी। ये आपके अगले क्लास में समझ में आएगा। तो फिलहाल इतना ध्यान रखो कि फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड है, इसलिए फोर्स ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लिखो, If more than one force are acting on a body, then the effect on the body is due to the net force. अगर एक से ज़्यादा फोर्स बॉडी पर लगाए जा रहे हैं तो जो टोटल इफेक्ट रहेगा तो बॉडी के ऊपर, ये किस वजह से है, नेट फोर्स की वजह से। कैसा मालूम है क्या, समझो अगर एक पत्थर है, वही एग्जांपल लेंगे हम। अब इसमें 90% जो फोर्स है ये कौन लगा रहा, मैं लगा रहा, और 10% तुम लगा रहे। समझो तुमने कितना फोर्स लगाया, 10%, मैंने कितना लगाया, 90%। लेकिन अब बहुत देखने वालों को क्या लगेगा कि नज़र सर बहुत ताकतवर थे, ये पत्थर किस लिए हल गया, क्योंकि नज़र सर ने ताकत लगाया। लेकिन 10% फोर्स किसने लगाया था, तुमने भी लगाया था। इसलिए अगर नेट फोर्स निकालना है, F निकालना है, टोटल नेट फोर्स, तो ये दोनों की क्या करना पड़ेंगे अपने को, एडिशन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगाया जा रहा है फोर्स। आ रहा है समझ में? When a force is applied on a stationary object, it moves, its speed and direction changes. अब किसी ठहरे हुए चीज़ पर जब हम फोर्स लगाते हैं, मान लो ये बॉटल है, ये बॉटल को अगर मैं क्या करता हूँ, इसको फोर्स लगाता हूँ, तो फोर्स लगाने के बाद
पहले बॉटल कैसी थी, वो स्टेशनरी थी, यानी रुकी हुई थी, एक जगह स्थिर थी। फोर्स लगाने के बाद उसकी क्या बदल गई, स्पीड बदल गई। उसके बाद डायरेक्शन बदल गई, दिशा बदल गई। Similarly, a force is required to stop an object motion. और जिस तरह रुकी हुई चीज़ को मोशन में लाने के लिए, ये स्टेशनरी है, रुकी हुई यानी कैसी स्टेशनरी है, स्टेशनरी चीज़ को अगर मोशन में लाना है तो किसकी आवश्यकता है, फोर्स की। और एक आधी चीज़ है जो मूविंग है, मोशन में है, उसको अगर रुकाना है तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत है, फोर्स। यानी फोर्स दो चीज़ों के लिए रहता है। कौन से स्टेशनरी चीज़ मोशन में लाने के लिए, और जो चीज़ ऑलरेडी मोशन में है उसको स्टेशनरी करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। An object can change its shape due to force. अब एक आधी ऑब्जेक्ट है, उसका शेप भी बदल सकता है अगर हम फोर्स लगाते हैं तो। आ रहा है समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए आटा जो रहता है उस पर आप जैसा फोर्स लगाएंगे वैसा उसका क्या बदलता है, शेप बदलता है। यानी फोर्स के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का क्या बदल सकते हैं, शेप बदल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का। While kneading, हाँ, नीडिंग a duck made from flour, the duck change its shape when a force is applied. वही आटे को जब हम मलते हैं तो उस टाइम में उस पर क्या लगाया जाता, फोर्स लगाया जाता। A potter applies a force in a specific direction while shaping Shaping. the pot. अब पॉटर यानी कौन, कुम्हार जो रहता, वो जब पॉट तैयार करता तो उसको क्या लगाता, वो फोर्स लगाता, और फोर्स की वजह से उनको जो शेप होना, वो शेप में क्या तैयार होता, पॉट तैयार होता। यानी वहाँ पर क्या लगाया उसने, फोर्स। Rubber band when stretched explains. आपके पास रबर है, उसको आप अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता हो, टूटता नहीं, पहले तो एक्सपांड होता ना, टूटेगा बाद में ज़्यादा फोर्स लगाने के, पहले तो खींचा जाएगा ना, वो एक्सपांड, उसका साइज़ क्या होता, बढ़ जाता है, एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड यानी फैलना। There are many such examples. ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, फोर्स के।